सोशल साइंसेस में हम विषय को डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि समाज और समाज का विज्ञान अपने आप में एक बहुत बृहद और बड़ा एक कह सकते हैं कि इस विषय को, जैसे कि हम फिजिकल साइंसेस को डिफाइन करते हैं कि उसकी एक डिफरेंट बाउंड्री है, एक डिफरेंट उसका स्कोप है। हम सोशल साइंसेस को डिफाइन करना यद्यपि कि डिफाइन करते हैं, सोशल साइंटिस्ट डिफरेंट स्ट्रीम्स की, चाहे वो किसी भी विषय में हो, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा कमोवेश अन्य भौतिक विज्ञान या जो फिजिकल साइंसेस की तुलना में सोशल साइंसेस की स्ट्रीम को, उसकी बाउंड्री को इनफैक्ट डिफाइन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और इसलिए इस विषय क्षेत्र की पूरी जो सीमा है, चूंकि समाज से जुड़ी हुई है, समाज के वो हर पहलू, each and every aspect of the society which relates, which defines and which affects the society is the part of social science. And the subject we learn, we do explore in our researches, in our studies is the part of social sciences. हमने अरस्तु को पढ़ा, हमने ग्रीक दर्शन को पढ़ा। आप सभी वाकिफ हैं कि पहले का जो दर्शन था वो एक टोटलिटी में पूरा समस्त विज्ञान को, उसमें कहीं कोई विभाजन नहीं था। आप चाहे प्लेटो को पढ़ लीजिए, आप अरस्तु, चूंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं तो कमोबेश वो सारे उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, या फिर आप कौटिल्य के चिंतन को देख लें, जहां पे उसकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, जिसमें अर्थशास्त्र भी है, समाज विज्ञान भी है। ग्रीक फिलॉसफी में, दर्शन में या भारतीय दर्शन में, चिंतन में जो समस्त विषयों को एक साथ समग्रता के साथ देखा गया, चाहे वो मेटाफिजिक्स हो जाए, दर्शन शास्त्र हो जाए, गणित की बात कर ले, ज्योतिष या दर्शन की जब बात करते हैं, जब दर्शन होता है तो उसमें गणित भी आ जाता है। तो वो सारे विषय एक दूसरे से जुड़े और गुथे पड़े हुए हैं, और कैसे how these subjects are related and how these subjects affect the society and the societal different aspects of society, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है समझने के लिए। और सबसे पहले जब समाज विज्ञान को समझते हैं या समाज विज्ञान के विषय को समझना पड़ेगा, तो हमें समाज के उन डिफरेंट डायमेंशंस को, उनके एस्पेक्ट्स को भी समझना पड़ेगा। समाज में हम एक इकाई के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, परिवार है, एक व्यक्ति के रूप में हम परिवार की श्रृंखला के साथ जुड़ते हैं, परिवार के साथ फिर हम समाज के रूप में जुड़ते हैं, और समाज से फिर धीरे धीरे हम राष्ट्र, देश या और भी जो बृहद हम धारणा में बढ़ते जाएं। यदि और इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो मानवीयता के रूप में, या फिर जो एक ग्लोबल, आज ग्लोबल कंसेप्ट का वैश्वीकरण की बात हो रही है, या वैश्विक मूल्यों की बात हो रही है, एक यूनिवर्सल वैल्यूज की बात, ये सारा पक्ष जो है वो सोशल साइंसेस के उस पक्ष में जुड़ जाता है, उससे समाहित हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि हम पहले इस विषय को डिफाइन कर लें कि सोशल साइंसेस है क्या। वो सारे विषय, वो सारे पक्ष जो समाज और समाज में रहने वाली विभिन्न प्रकार की इकाइयों और कारकों को प्रभावित करें, वो सब समाज विज्ञान का विषय है। चाहे वो पर्यावरण हो जाए, चाहे वो मानविकी के विषय हो जाए, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो जाए, चाहे वो अर्थशास्त्र हो जाए, चाहे वो आपस में अंतः क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय मनोविज्ञान हो जाए, कोई भी विषय देख ले, वो सब समाज विज्ञान के विषय हैं। और इस विषय को चुनने के पीछे जो आपका टॉपिक है, एक्सप्लोरिंग रिसर्च पॉसिबिलिटीज इन सोशल साइंसेस, क्यों इस विषय को चुनने की आवश्यकता है, सवाल थोड़ा सा मैं आप सबके समक्ष भी रखना चाहूंगा, क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि मार्केट ओरिएंटेड सोसाइटी या मार्केट का कंसेप्ट ज्यादा, और बहुत सारे लोग इसमें अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होंगे और इस बात को महसूस करते हैं, और इवन अन्य लोग भी जो आज की इस वर्तमान परिदृश्य को देख रहे हैं, those who are realizing the current scenario and context of this whole either political economy जो आप एनालाइज करते होंगे, if you analyze the political economy of the whole global system, you feel that each and every unit, whether it is unit of your own society, whether it is village, city or state और ग्लोबल सिनेरियो में भी, सब कुछ कहीं ना कहीं इट्स मार्केट ड्रिवन, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड और एनालाइज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट आउटपुट यू आर गिविंग। किस प्रकार की उत्पादकता या किस प्रकार के मूल्य आप उत्पादित कर रहे हो, और मूल्य का अर्थ यहां पर
जो एक जोड़ा जा रहा है वो इस बात से है कि आप मनी या कैपिटल के कंटेक्स्ट में क्या आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में कई स्तरों पे एक सवाल उठ रहा है कि आखिर समाज विज्ञान में शोध की आवश्यकता क्यों, वाई वी नीड रिसर्च इन सोशल साइंसेस। कई लोग तो यहां तक भी कह रहे हैं, दोज हु आर, हम कह सकते हैं कि जो दूसरे एक पक्ष की विचारधारा है कि भाई हमें सोशल साइंसेस में किसी रिसर्च की आवश्यकता ही नहीं है, वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेस। लेकिन हम थोड़ा इससे अलग दृष्टि और विचारधारा में सोचते हैं। उनका जो सोशल साइंसेस में रिसर्च न करने का या जो एक पॉलिसी लेवल पे जो इस तरह की बातें आती हैं, वो इस कंटेक्स्ट में कहते हैं कि भाई आप यदि सोशियोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं तो क्या आउटपुट क्या दे रहे हैं। चलिए अर्थशास्त्र में तो रिसर्च का कुछ एक आउटपुट समझ में आ रहा है कि वो मार्केट उससे रिलेट करके चीजों को देगा। आप पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं तो क्या आउटपुट देंगे, या फिर ऐसी चीजों के जो सीधे तौर पे ये नहीं जो दिखाई देती है कि वो आपको किस तरह से डायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है। हम यहीं पर आप सभी फैक्ट और वैल्यू की डाइकोटोमी से परिचित होंगे। यू ऑल आर अवेयर अबाउट द फैक्ट वैल्यू डाइकोटोमी। तो यहां पर यह महत्वपूर्ण है इस तथ्य को समझना कि जो सोशल साइंसेज है वो फिजिकल साइंसेज की तरह नहीं है, और उसमें जो हम केवल फैक्ट्स की बात, बीच में जो डिबेट चला था जहां पर हम साइंस में व्हाट, हाउ और व्हाई के उस नोशन के आधार पर, उस जो लॉजिक के आधार पर चीजों को डिफाइन करते हैं या उन चीजों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, ये बात सोशल साइंसेज में भी आई। और वहीं से फैक्ट वैल्यू डाइकोटोमी की भी बात चली कि जो सोशल साइंसेज, जो पॉजिटिविज्म की एक धारा चली, जो एक सकारात्मकतावाद या पॉजिटिविज्म की जो बात चली, जिसमें ये कहा गया कि क्या है वास्तविकता, क्या है व्हाट इट इज, तो वास्तव में जो है उसकी बात होने लगी। और क्या ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, ये कहा गया कि इट इज इररिलेवेंट। और उसको इस कंटेक्स्ट में फिर से सोशल साइंसेस को डिफाइन की गई, जो आप देखेंगे कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दशक में ये पूरा एक स्ट्रीम चला, और आप 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दशक में ये सारी चीजें चली थी कि कैसे जहां पर साइंस के आधार पर व्हाट, व्हाई, हाउ का जो एक साइंस का जो बेस है उसके आधार पे सोशल साइंसेस को भी देखने की कोशिश की गई। और वहीं से जो एक फैक्ट और वैल्यू की डाइकोटोमी आई, कहा गया कि सोशल साइंसेस इररिलेवेंट है या उसको रिलेवेंट बनाना है तो हमें इस फैक्ट के आधार पे करना होगा, इसमें वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। यानी क्या होना चाहिए, अभी तक हम जब वैल्यूज की बात कर रहे थे, अभी तक मोस्टली आप चाहे वो हिस्टोरियल कंटेक्स्ट में हम देख रहे हैं, या फिर हम जब समाज की जो मूल्य परक व्यवस्थाओं के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं तो समाज को क्या चाहिए, व्हाट इज नीडेड, व्हाट वैल्यूज आर नीडेड, इस कंटेक्स्ट में सारे परंपरागत जो अवधारणाएं हैं, जो पारंपरिक हमारी जो दृष्टि और दर्शन की जो विचार थे, वो कहीं ना कहीं उन मूल्यों को सृजित कर रहे थे। those thinking, those thought process were responsible for creating the value system in the society। और वो वैल्यू सिस्टम कैसे महत्वपूर्ण थे, उन्होंने पूरे समाज की संरचना बनाने में किस प्रकार से अपना एक रोल प्ले किया, ये समझने की आवश्यकता है। फिर बीच में जो डिबेट चला उसने कहीं ना कहीं एक सवाल उठाया कि ये वैल्यू सिस्टम से हम कहीं ना कहीं जो सही तथ्य है या सही चीज है या क्या हो रहा है उसको हम कहीं छूटते जा रहे हैं, उससे चीजें हमारी जो है वो हम उसको सही तथ्य को नहीं ला पा रहे हैं। और फिर वहां पर फैक्ट की बात आई कि हमें उस एपिस्टेमोलॉजी के प्रिंसिपल के आधार पर जो क्या है, व्हाट इट इज, इसको देखना पड़ेगा। और उसके लिए हमें उसी क्या, क्यों और कैसे के आधार पर सोशल साइंसेस को भी उसी कसौटी पर कसना होगा, तभी जाकर के इसकी रेलिवेंसी बन सकती है। और वहां से फैक्ट की बातें, जो फैक्ट के आधार पर सोशल साइंसेस को, लेकिन ये इतना ज्यादा होने लगा, इतनी ज्यादा इसकी अधिकता हो गई कि कहीं ना कहीं सोशल साइंसेस में जब धीरे धीरे इसकी अधिकता हो गई तो एक तरह से शुष्कता आ गई। हम हर चीज आंकड़े या नंबर्स के आधार पर तय नहीं कर सकते। यदि आप सोशल साइंसेस को पढ़ें, इसमें आप लोग सोशियोलॉजी के भी होंगे, इसमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी होंगे, इसमें
साइकोलॉजी के भी विद्यार्थी होंगे, लेकिन आप हर चीज, इवन अर्थशास्त्र को भी देखें, जिसमें फैक्ट्स या तथ्यों की बात ज्यादा है, वहां भी कहीं ना कहीं आपको वैल्यू की बात हो रही है। हम जब डिफरेंट वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो अपने आप वहां पर वैल्यू सिस्टम है, तभी वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। जब हम समाज के वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर वैल्यूज की बात कर रहे हैं, वहां नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब फैक्ट की अधिकता होने लगी तो उस पूरे सोशल साइंस में एक शुष्कता सी आ गई। जो उसकी आत्मा थी, जो वैल्यू ड्रिवन एक सोशल नॉर्म्स थे, एक सोसाइटल स्ट्रक्चर का जो एक पूरा आधार था, वो कहीं ना कहीं एक विलोपित सा दिखाई देने लगा। फिर बात आई जो पोस्ट, जिसको हम बिहेवियरलिज्म की बात करते हैं, उसको हम व्यवहारवाद के कंटेक्स्ट में भी समझ सकते हैं। जो अभी हमने बात कही कि जो फैक्ट जो था वो व्यवहारवाद के संदर्भ में देखें, और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में फिर वो सारी जो बातें थी, फिर कहा गया कि नहीं, वैल्यूज की भी जरूरत है। वैल्यूज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और दोनों के फैक्ट और वैल्यूज के प्रॉपर बैलेंस से ही हम सोशल साइंस के इस पूरे सब्जेक्ट के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, हम सही अर्थों में तभी समझ सकते हैं जब हम दोनों को ही एक प्रॉपर, एक संतुलित तौर पे, वहां फैक्ट भी होगा और वहां वैल्यू भी होगी। यदि हम वैल्यू को हटा दें सोशल साइंस से, तो शायद वो सोशल साइंस अपनी आत्मा, अपनी जो उसकी कह सकते हैं कि उसका जो अस्तित्व, जिस उपयोग या जिस निमित्त उस विषय की महत्ता है, वो विषय अपना भाव खो देगा। द सब्जेक्ट विल लॉस्ट इट्स ऑल वैल्यू इन इटसेल्फ। तो जिसे हम राजनीति विज्ञान की बात करें तो किस प्रकार का समाज होना चाहिए, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होना चाहिए, और इस राजनीति विज्ञान का उद्देश्य क्या है, यानी राजनीतिक व्यवस्थाओं का उद्देश्य क्या है, हम किस प्रकार की सरकार बनाना चाहते हैं, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, और उस राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से या उस सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से किस प्रकार के लोग या किस प्रकार के नागरिक समाज का निर्माण होगा, किस प्रकार के नागरिक बन के आएंगे। जब हम, आपने भी बीए में पढ़ा होगा प्लेटो और अरस्तु में या कौटिल्य में, वो सारी व्यवस्थाएं, चाहे जब कौटिल्य अर्थशास्त्र की बात करते हैं और जब मंत्रणा की बात कर रहे हैं या उस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो सब में कहीं ना कहीं, या जब मनुस्मृति के माध्यम से धर्म की बात की जा रही है, तो वो सारी चीजें, वो जो पॉलिटिकल सिस्टम की जब बात की जा रही है, सप्तांग सिद्धांत की बात की जाती है, जो षड्गुण सिद्धांत की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हर सिद्धांत में एक ऐसी व्यवस्था को निर्मित करने का एक प्रयास दिखाई देता है जिससे कि वो जो उसमें रहने वाला व्यक्ति है वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिमार्जित हो जहां पर वह अपने आप अपनी क्षमताओं को प्राप्त कर सके, अपनी क्षमताओं को साकार कर सके। और इसीलिए ये पॉलिटिकल साइंस या अन्य जो विषय है समाज विज्ञान की, इनका उद्देश्य भी यही है कि उसमें जो व्यक्ति की जो क्षमता है, जो वास्तविक क्षमता है, उन वास्तविक क्षमताओं को वो प्राप्त करे और उसके माध्यम से समाज की उन संरचनाओं में अपना योगदान दे, अपनी एक भूमिका निभाए। द इंडिविजुअल प्ले इट्स ओन रोल फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस सोशल subjects are there to define how we can make this society better, how and what kind of role we should be taking of ourselves, हमारे ऊपर कौन से रोल असाइन हैं, उन सारी क्षमताओं के आधार पर हमने खुद ही डिसाइड करना है कि हमें समाज का किस प्रकार से निर्माण करना है। आज बार बार आप सभी देख रहे हैं, हम बार बार कहते हैं, अपनी बातों में भी कहते हैं बार बार कि वैल्यू समाज से बहुत खत्म हो रही है। ये सोसाइटी इज नाउ गेटिंग डे बाय डे डिवॉइड ऑफ दिस वैल्यू सिस्टम। व्हाई दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन, क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं? और यहीं पर मैं कहता हूं कि आज के कंटेक्स्ट में इस सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में रिसर्च की और ज्यादा जरूरत है, और ऐसे रिसर्च की आवश्यकता है जो वास्तविक तौर पर एक गंभीर चिंतन को पैदा करे। जो गंभीर चिंतन ऐसा इन द सेंस कि जो समाज की उस वैल्यू सिस्टम के साथ साथ उसकी वास्तविकता के
उन पहलुओं की पहचान करे, उन एस्पेक्ट्स को पहचाने, उनकी पड़ताल करे और उसके आधार पर उन पहलुओं और पक्षों की पहचान करते हुए वो ये निर्धारित कर सके, वो इन फैक्ट्स की पहचान कर सके कि ऐसे क्या तत्व हैं, ऐसे क्या प्रभावी कारक हैं जो समाज को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। कैसे हम इन समाज के बेहतर दिशा में हम बढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं सभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये सब सोशल साइंस के ही पार्ट है। आप देखें तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की क्या स्थिति है। आप देखिए अभी श्रीलंका में किस प्रकार से स्थितियां आई। अभी आप देखिए एनवायरमेंटल कंसर्न्स कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। हम सभी इस उत्तराखंड में रह रहे हैं, देवभूमि में रह रहे हैं और हम सभी खुशकिस्मत हैं कि हम हिमालय की इस गोद में इतने समृद्ध पर्यावरणीय व्यवस्था में और प्रकृति की गोद में रह रहे हैं। हमें इतना मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ है, इतने अद्भुत जो प्रकृति की सुंदरता मिली हुई है, ये हमें इसके लाभार्थी हैं। लेकिन व्हाट वी आर डिलीवरिंग टू दिस इकोसिस्टम, व्हाट वी आर गिविंग बैक टू दिस नेचर, व्हाट वी आर गिविंग बैक टू दिस सोसाइटी, व्हाट वी आर गिविंग बैक टू दिस हिमालय, ये सब सोशल साइंस का पक्ष है। हमने कहीं अपने डिफरेंट एक्टिविटीज से, हमने अपने कहीं डिफरेंट जो हमारे नोइंगली और अननोइंगली हमने किस प्रकार से इस जो सामाजिक व्यवस्था, इस पर्यावरणीय व्यवस्था, इस इकोलॉजिकल कंसेप्ट या इस पॉलिटिकल कंसेप्ट या इस सोसाइटल कंसेप्ट को कहां तक हमने चोट पहुंचा दी है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और कैसे आप देखेंगे सभी सोशल साइंटिस्ट हैं, यदि नहीं भी, जो भी सोशल साइंटिस्ट नहीं भी है, जो इवन साइंस का भी विद्यार्थी होगा, वो भी इस बात को महसूस कर रहा होगा कि किस प्रकार से हमारी जो हमारी सद्भाव की जो चीजें थी वो क्यों कहीं ना कहीं एक अलगाव की दिशा में जा रही है, क्यों परिवार की वो संरचनाएं, क्यों वो विखंडन की तरफ जा रही हैं। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक सोचने का एक विषय हमारे सामने है। निश्चित तौर पर समाज के इन विषयों को ही लेकर के सोशल साइंटिस्ट को गंभीर होना चाहिए, सोचना चाहिए और कैसे उन समस्याओं का एक समाधान निकल के आए। वी शुड ट्राई टू फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन फॉर बेटर सोसाइटी। और ये इस शोध की प्रक्रिया से ही सामने आएगा। शोध क्या है? शोध या रिसर्च जो आप कहते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हम बहुत नया, जैसे साइंस में कोई आपने डिस्कवरी कर दी या आपने कोई रॉकेट बनाना है या कोई आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आप करेंगे वो समाज के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी भूमिका समाज के लिए कितनी ज्यादा आवश्यक है वो आपको समझना होगा। यानी आपका एक शोध, जिस तरह से कोई एक विज्ञान का परिवर्तन, विज्ञान की सोच या विज्ञान में तकनीकी का जो परिवर्तन है, वो पूरे जीवन चक्र को बदल सकता है, पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। छोटी सी आप टेक्नोलॉजी आप देखिए, आपकी पूरी, इवन ये टेक्नोलॉजी भी आपकी सोसाइटी को, आपकी सोशल स्ट्रक्चर को, सोशल नॉर्म्स को, सोशल बिहेवियर को किस तरह से प्रभावित कर रही है। आज तो मीडिया भी सोशल मीडिया हो गई है। आप देखिए हाउ दिस फैक्टर्स आर अफेक्टिंग आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ। हमारी इस पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रहा है, हमारे इंडिविजुअल लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, हमारी फैमिली लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो हमें उन चीजों की पड़ताल करनी, उन चीजों को ढूंढना है, उन चीजों को सामने लाना और उसका निराकरण भी लाना है। जैसे मैंने कहा कि अभी साइंस की जिस तरह से खोज व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं, उसी तरह से हमारे समाज विज्ञान की एक जो नई दिशा या जो हम सोच रहे हैं, दिस रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज आप एक शोधार्थी के तौर पे जो एक डिग्री प्राप्त कर लेंगे, यही आपकी शोध की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी डिग्री प्राप्त करने के बाद। एक रिसर्चर को इट शुड बी, और he or she should be always open to accept the ideas and try for the innovative ideas to change the society, to create the value system,
ये समाज विज्ञान के सोच का आधार होना चाहिए, विषय का आधार होना चाहिए। और इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो भी रिसर्चर हो, जो भी सोशल साइंस, या मैं तो कहता हूं कि किसी भी विषय का जो रिसर्चर हो, जैसे कि हम अब विज्ञान में एक 2+2 4 हो रहा है, या फिजिक्स का कोई थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला लगा रहे हैं, या कोई भी यदि आप न्यूटन का प्रिंसिपल कह रहे हैं तो वो एकदम फिक्स है। समाज विज्ञान में ऐसी कोई कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो फिक्स है। वो आज हो सकता है, कल वो विज्ञान वो विषय बदल सकता है। तो सोसाइटी इज अ कंटिन्यूइंग डायनेमिक्स। इसको डायनेमिज्म के कंटेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा, इसको निरंतरता के कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा। और इसीलिए सोशल साइंटिस्ट का रोल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो समाज की रिसर्च कर रहा है, समाज के बदलावों को महसूस कर रहा है, समाज के बदलावों को देख रहा है, उस बदलते हुए कंटेक्स्ट में उस शोध की उसकी जो सोच है, जो उसका दायरा है, जो उसको एनालाइज करने का पक्ष है, वो महत्वपूर्ण है। और उस बदलती हुई जो श्रृंखला को महसूस करके नई उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं समाज के संदर्भ में, उस विषय के संदर्भ में, क्योंकि आप विषय में क्या पढ़ते हैं, चाहे आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो, समाज, विशेष तौर पे मैं समाज विज्ञान के विषयों की बात कर रहा हूं, वो वही पढ़ रहे हैं आप जो समाज में घटित हो रहा है और जिसका आपने से मतलब है कि जो हमारे विद्वान, हमारे पहले के स्कॉलर्स रहे होंगे, आप भी स्कॉलर हैं, आप हो सकता है कुछ नया सिद्धांत दे दें, तो जो इन बदलावों को एक सैद्धांतिक स्वरूप दे दिया, उस सैद्धांतिक स्वरूप के कंटेक्स्ट में आप उन चीजों को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर एक नई दिशा में सोच रहे हैं। तो इस बदलते हुए सामाजिक व्यवस्था में आपको एज ए सोशल साइंटिस्ट, एज ए सोशल रिसर्चर, हमेशा आपको अपना रिसर्च का जो एस्पेक्ट है वो ओपन रखना है और वहीं तक आपको नहीं जाना है जहां से आपकी डिग्री मिल जाती है और आपका काम खत्म। ऐसा नहीं है। सोशल साइंटिस्ट इज ऑलवेज रिसर्चर। उसको समाज के उन विभिन्न पक्षों को हमेशा एनालाइज करना है, देखना है और उसके कंटेक्स्ट में चीजों को सोचना और समझना है। और उसमें एक यदि कोई आपको परिवर्तन दिख रहा है, कुछ आपको नया दिख रहा है, कुछ आपको ऐड करना है या जोड़ना है, तो उसमें आप हमेशा ये ओपन है, ये ओपन एंडेड है, कभी ये क्लोज नहीं है। तो निश्चित तौर पर आपको आपकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण जाती है कि कैसे हम इसको समाज विज्ञान के स्कोप को कैसे और ब्रॉडन करें, कैसे चाहे वो आप समाज की बदलती हुई व्यवस्था को देख लें या वैश्विक व्यवस्था में कैसे परिवर्तन लाना है। आप जैसे देख रहे हैं, आखिर ऐसे क्या कारण है कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वो लगातार चल रहा है। हम इस पे भी सोच सकते हैं, ऐसे क्या कारण है कि श्रीलंका की वो सारी व्यवस्थाएं फेल कर गई। ऐसा नहीं है कि केवल इंटरनेशनल फैक्टर्स होंगे, निश्चित तौर पे कोई ना कोई इंटरनल सोशल फैक्टर्स होंगे जो उसकी पूरी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करे होंगे, उसकी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करे होंगे और कहीं ना कहीं वो उसका प्रभाव पूरी उसकी राजनीतिक व्यवस्था के उस जो आज का दृश्य है उसमें दिखाई दे रहा है। तो जो सोशल साइंस का जो डायनेमिक्स है वो इतने गहराई से एक दूसरे से जुड़ा होता है कि वो सिर्फ माइनर लेवल पे या माइक्रो लेवल पे जिसको कहें वो केवल प्रभावित नहीं करता, उसका इंपैक्ट जो है वो लार्जर डोमेन में दिखाई देता है। वो एक जैसे कह सकते हैं कि हम एक दूसरे से जैसे घर की दीवारें हैं और उसमें से यदि आप ईंटें हटा दें और कह दें केवल हमारी छत रह जाएगी, तो ऐसा नहीं है। घर की छत को बने रहने के लिए आपकी ईंटों की दीवार होनी आवश्यक है। तो ये हम समाज एक ईंट से जुड़ करके, एक दूसरे से इकाइयों से जुड़ करके इस पूरे समाज की, इस पूरी व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। ईच एंड एवरी यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाउ एनी चेंज इज अफेक्टिंग, चाहे वो पॉलिटिकल चेंज हो, चाहे वो सोशल स्तर पे चेंज हो रहा हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्तर पे चेंज हो रहा हो। आप देखिए, यदि हम अरस्तु के संविधान की बात कर रहे हैं तो अरस्तु कहता है कि करप्ट कॉन्स्टिट्यूशन और गुड कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें भी वो
उन सारी चीजों को लेता है जिसमें कहता है कि इसकी इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए, इसके लोग ऐसे होने चाहिए, इस तरह से होंगे तो ये अच्छा संविधान होगा, और ऐसा नहीं होगा तो ये खराब होते होते ये खराब संविधान हो जाएगा, फिर उसमें चेंज होगा। तो ये जो चेंज का जो डायनेमिक्स है, यानी आपके समाज की अर्थव्यवस्था, उसमें रहने वाले लोगों की कितनी परचेजिंग पावर है, वो कितने खुशहाल और समृद्ध है। आज देखिए, आप इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस की बात हो रही है, कौन ज्यादा खुश है भाई? आप सारी चीजें, यदि हम आप प्लेटो की बात कर ले, कह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ गुड, गुड यानी शुभ की संकल्पना के लिए सारे काम हो रहे हैं। अरस्तु क्यों कहता है कि पॉलिटिकल साइंस इज मास्टर साइंस? क्योंकि वो ये मानता है कि व्यक्ति के कल्याण या व्यक्ति की शुभ की संकल्पना से ही सारी चीज जुड़ी हुई है। यदि हम आज फैन चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो ये सब किस लिए है? फॉर द सेक ऑफ इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल खुश रहे। और सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी यदि ह्यूमन बीइंग या जो इंडिविजुअल है वो उस शुभ को नहीं प्राप्त कर रहा है, वो खुश नहीं है, या वो उस कंसेप्ट की तरफ नहीं बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी वो असंतुष्ट है, तो कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग लैकिंग, कहीं ना कोई गड़बड़ी है। तो हमें जो अरस्तु के उस सिद्धांत को या कौटिल्य के उस सिद्धांत को या प्लेटो के उस सिद्धांत को, जहां पे ब्रॉडर एस्पेक्ट में, जिसमें चाहे वो शिक्षा हो या उसमें समाज की व्यवस्था हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, उन सारी चीजों को जोड़ते हुए वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं, इन सारी चीजों को देखकर, और वो सारी चीजें, वो सारे पक्ष, वो सारे तथ्य कहीं ना कहीं व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए हैं। व्यक्ति को एक सद्भाव, एक सन्मार्ग, और एक उसको अपने आप में कैसे वो अपने आप को रियलाइज कर पाए, रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, जो आपके अंदर की जो क्षमताएं, अंतर्निहित क्षमताएं, जो इनहेरेंट जो क्वालिटीज हैं इंडिविजुअल की, वो कैसे आत्मसात कर पाए, ये सोशल साइंसेस का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के लिए हम सोशल साइंसेस के रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं। और आज के कंटेक्स्ट में सोशल साइंसेस, मैंने कहा पहले भी, शुरुआत भी मैंने इसी से की थी कि आज के वर्तमान संदर्भ में सोशल साइंसेस में रिसर्च की ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। सोशल साइंसेस में रिसर्च ज्यादा जरूरी हो गया है पहले की तुलना में। क्यों? क्योंकि इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आप देखिए कि इन विगत 15 से 20 सालों में कितनी तेजी से चीजें बदली हैं। कि 15-20 सालों में, आप छोटे रहोगे, हम भी 15-20 सालों को देखें तो बहुत तेजी से हर चीज, इतनी फास्ट मोड से चीजें बदल गई। आप खुद ही देखिए कि इन 1-2 सालों में हम कभी कल्पना भी किए थे क्या कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर एक दूसरे से पढ़ेंगे, बात करेंगे, संवाद करेंगे? लेकिन आज ये चीजें हो रही हैं। आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा था कि मोबाइल जैसी कोई चीज होगी और हम चलते फिरते बात कर लेंगे, लेकिन वो चीजें हो रही हैं। और हम ये नहीं जानते कि आने वाले 8-10 सालों में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, होंगे, और इन चीजों ने कैसे इस पूरी सामाजिक संरचना और व्यवस्था को प्रभावित किया है, ये एक सोचने का विषय है। कैसे यह प्रभावित हो रहे हैं, ये एक सोचने का विषय है। तो इस तरह से हमें इस सोशल साइंस के इस पूरे रिसर्च डायनेमिक्स को समझना होगा। और इसके लिए जो रिसर्चर, जो एक प्योर रिसर्चर होने की जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो सबसे पहला पक्ष होना चाहिए कि हमें एक न्यूट्रलिटी, जो सोशल साइंसेस के रिसर्च में हमें न्यूट्रलिटी का कहने का मतलब यह है कि हम जब किसी विषय के बारे में सोच रहे हैं, जब किसी विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जब when we are analyzing anything, when we are thinking about anything, तो हमें एक पक्ष या विपक्ष होकर के नहीं सोचना है। जो जिस तरह से चीजें हैं उसको एक स्वतंत्र तरीके से क्या चीजें घटित हो रही हैं, तभी हम सही दिशा में उसका रिसर्च निकाल पाएंगे, तभी हम सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, कि उसका परिणाम भी तभी सही भी आएगा जब हमारे रिसर्च में वो न्यूट्रलिटी होगी, जब हम एक न्यूट्रल कंटेक्स्ट में चीजों को देखेंगे कि क्या और कैसे चीजें घटित हो रही हैं, तभी हम सोशल साइंस के उस पक्ष को समझ पाएंगे। रिसर्च में न्यूट्रलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उस न्यूट्रलिटी के साथ साथ आप किस तरह के सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जब रिसर्च करते हैं तो मेनली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सोर्सेस पे हमारा रिसर्च बेस होता है।
प्राइमरी रिसोर्स वो है या प्राइमरी सोर्स वो है जो हम डायरेक्टली फील्ड वर्क के माध्यम से अर्जित करते हैं, जो हमारा केस स्टडी बेस्ड वर्क होता है। बहुत सारे लोगों का इसमें आगे यदि आपका कोर्स वर्क पूरा हो जाएगा तो आपका जो टॉपिक डिसाइड होगा, कई लोग केस वर्क करने में इंटरेस्टेड होंगे जिसमें फैक्ट्स की बात आएगी। कई लोग इसमें उस परंपरागत दार्शनिक पक्ष की तरफ जाएंगे जो जो मैं पहले कह रहा था, फैक्ट और वैल्यू डायकोटॉमी, तो दार्शनिक पक्ष की तरफ जाएंगे। लेकिन उन चाहे आप फैक्ट की तरफ जाएं या वैल्यूज की तरफ जाएं, उसमें सोर्सेस की रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह के सोर्स आप या तो प्राइमरी सोर्स भी कर रहे हैं तो वो किस तरह का, आपका डाटाबेस किस तरह का है। अभी जब मैं जुड़ा था तो उसके पहले शैलेंद्र शायद आपको उस डाटाबेस का कैसे एनालिसिस करना है उसके बारे में आपसे बात कर रहे थे। तो आपकी एनालिसिस तो हो जाएगी, उस एसपीएसएस से कर लेंगे या जिस चीज से भी करेंगे, लेकिन आप जब डाटा बेस कलेक्ट कर रहे हैं, वो डाटाबेस का आधार क्या होगा। मान लीजिए कि आप कोई पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में किसी का अध्ययन करना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का, तो आप यदि एक ही गांव का कोई अध्ययन कर लेंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा जो रिजल्ट मिलना चाहिए। यदि आपको एक जिले के पॉलिटिकल बिहेवियर का अध्ययन करना है या सोशल बिहेवियर का अध्ययन करना है और आप उस जिले के पूरे अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया में जाकर एक गांव को या एक ब्लॉक को लेंगे तो आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, या आप कहीं ना कहीं अपने शोध के साथ न्याय नहीं करेंगे। तो आपको उस डाटाबेस का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या डिजाइन होगा, ये देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? आपके सोर्स की रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी से मेरा आशा यही है कि आप जब इवन प्राइमरी सोर्स भी जब आप कर रहे हैं तो उस प्राइमरी सोर्स में भी आपका रिसर्च के कंटेक्स्ट में जो भी आपने विषय चुना है या जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप किस प्रकार के इस डाटाबेस या इस Sir, your voice is not coming. फोन देना मेरा। वॉइस नहीं आ रही है सर। जस्ट वेट वेट। था कि किसी भी जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें सोर्स की ऑथेंटिसिटी और उसकी रिलायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम, जैसे मैंने कहा कि आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट की कोई अध्ययन कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल बिहेवियर का अध्ययन कर रहे हैं, सोशल बिहेवियर का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को लेंगे तो आप उसके साथ न्याय नहीं कर सकते। आपको उसके साथ न्याय करने के लिए उस डोमेन को कवर करना पड़ेगा, उस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करना पड़ेगा, तब उसके साथ आप शायद न्याय कर पाएंगे। इसलिए सोर्सेस की न्यूट्रलिटी सोशल साइंसेज में बहुत जरूरी है, चाहे वो प्राइमरी सोर्स हो या सेकेंडरी सोर्स हो या टर्सरी सोर्स, उसकी रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इवन सेकेंडरी सोर्स पे भी जा रहे हैं तो सेकेंडरी सोर्स कौन से हैं, क्या वो ऑथेंटिक और रिलायबल सेकेंडरी सोर्स हैं? क्या आपने जो, मान लीजिए कि आपको फूड बिहेवियर का अध्ययन करना है, इफ यू आर स्टडिंग द फूड बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी, तो आप उस फूड बिहेवियर को देखने के लिए किस तरह का मार्केट में फूड कंजम्पशन है, उस फैमिली में, पर्टिकुलर फैमिली में किस प्रकार का फूड कंजम्पशन है, या उन दुकानों से किस प्रकार से अधिक लोग फूड कंटेंट खरीदते हैं, और
उसके अलावा जो फूड सप्लाई के जो डाटाबेस है, इससे क्या है, तो जो सोर्स है वो आपका सेकेंडरी सोर्स भी सही होना चाहिए। आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से आप चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं, या जो आप डाटाबेस कलेक्ट करते हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। तो तब जाकर के आपका जो शोध होगा वास्तव में वो एक सही दिशा में हम उसके साथ थोड़ा बहुत न्याय कर पाएंगे। चाहे वो कोई भी सोर्स हो, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसका उसकी जो रिलायबिलिटी और उसका जो वैल्यू सिस्टम है, उसके साथ वो वास्तव में वो रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कहीं ना ऐसा तो नहीं है कि हमने जो सोर्स लिया वो आज से 20 साल पहले का कोई सोर्स ले लिया, उसका आज के कंटेक्स्ट में क्या रोल। तो सोशल साइंस में जब हम सोर्स की भी बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कोई डाटाबेस 20 साल पहले का डाटाबेस लेकर हम आज के कंटेक्स्ट में कोई रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे कहा कि सोशल साइंस इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट एरिया। इसमें डायनेमिज्म है, इसमें फ्लो है, जैसे नदी बहती है, जैसे इसमें फ्लोइंग है, ये हमेशा बदलाव और परिवर्तन की धारा से आगे बढ़ता है। तो जब बदलाव और परिवर्तन निरंतर हो रहा है, सतत हो रहा है, इफ इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, देन डेफिनेटली इसके चेंजेस के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तित व्यवस्था और परिवर्तित जो सामाजिक संरचना है, और उसके परिवर्तित जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के कंटेक्स्ट में उस डाटाबेस के कंटेक्स्ट में हमें नए नजरिए से देखना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा जो रिसर्च भी होगा वो भी ऑथेंटिक हो पाएगा। तो हमें अपने सोशल साइंस के इस एस्पेक्ट में भी इन चीजों को देखना पड़ेगा कि हमें उसके डाटाबेस को, हमें उसके जो उसकी रिलायबिलिटी, एक तो टाइम रेफरेंस के हिसाब से सही हो, उसकी सोर्स ऑथेंटिसिटी और उसकी रिलायबिलिटी सही हो, उसमें न्यूट्रलिटी हो, और वो फैक्ट और वैल्यू दोनों में एक बैलेंस बनाते हुए, क्योंकि सोशल साइंस को जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप एकदम से फैक्ट ड्रिवन नहीं कर सकते कि केवल हम 2 + 2 जोड़ दें और 4 हो जाए, 3 और 3 जोड़ दें और 6 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या हम सोशल साइंसेज में कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे हैं, रॉकेट साइंस नहीं बना रहे हैं, हमें समाज के लिए वैल्यू क्रिएट करना है, या समाज के लिए उन व्यवस्थाओं के संदर्भ में उसका अध्ययन करना है कि कोई परिवर्तन क्यों हो रहा है, कोई सामाजिक व्यवस्था ऐसी क्यों है, कोई यदि सोसाइटी है, चाहे वो ट्राइबल सोसाइटी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, किसी समाज में शिक्षा का स्तर कितना है या ऐसा क्यों है, या किसी समाज में कहीं महिलाओं को ज्यादा अधिकार है और कहीं महिलाएं दबी अवस्था में है, या उनके साथ जो उस व्यवस्था में उन सामाजिक व्यवस्था के साथ मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाई, ऐसा क्या कारण है। तो हमें उस समाज की व्यवस्था को देखना पड़ेगा, चाहे वो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, हम ट्राइबल सोसाइटी की बात कर रहे हो, या समाज के और सारे पक्ष, या एनवायरमेंट से किसी सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है, कैसे एनवायरमेंट सोसाइटी को प्रभावित कर रही है, या सोसाइटी कैसे एनवायरमेंट को प्रभावित कर रही है, उसमें इंडिविजुअल कैसे प्रभावित कर रहा है। ये सारी चीजें हमें उस कंटेक्स्ट में, उस नजरिए से, उस बदलते हुए डायनेमिक्स के साथ चीजों को देखना और समझना पड़ेगा। तो तभी अब हम सिर्फ यदि फैक्ट की बात करेंगे, सिर्फ हम नंबर्स की बात करेंगे, तब कभी भी हम इस सोशल साइंस के साथ या सोशल साइंस में जो रिसर्च होगा उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हमें निश्चित तौर पे इसमें, हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि हम फैक्ट छोड़ दें और सिर्फ वैल्यू की बात करें, सिर्फ हम दर्शन की बात करें, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस, एक प्रॉपर संतुलन दोनों में होना आवश्यक है, तभी जाकर के वास्तव में सही दिशा में समाज विज्ञान का जो शोध है वो अपनी सही दिशा की तरफ आगे बढ़ सकता है, जब हम इसमें दोनों में एक बैलेंस कर पाएंगे, जब हम दोनों में एक संतुलन साधेंगे, तभी समाज विज्ञान के शोध को हम एक सार्थक दिशा दे सकते हैं। और इसीलिए आज के कंटेक्स्ट में, क्योंकि जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, जिस तरह से चीजें, चाहे वो हर एस्पेक्ट में आप देखिए, चाहे सोशल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, इंडिविजुअल के लेवल पे कितने चेंजेस हो रहे हैं, फैमिली के लेवल पे जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, हर लेवल पे जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से, और बहुत तेज गति से परिवर्तन हो रहा है, और उसके इंपैक्ट हमारे अपने जीवन पे जिस तरह से दिखाई दे रहा है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे तेजी से परिवर्तित हो रही, इन सभी का एक टोटलिटी में, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हमें एक रिलेट करके इसको अध्ययन करना जरूरी है।
तभी जाकर के हम सोशल साइंसेस में सही दिशा में, शोध की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पर आज की दिशा में, जब चाहे वो पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे या डिफरेंट लेवल पे बात कही जा रही है कि सोशल साइंसेज में रिसर्च की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ये कोई वैल्यू आउटपुट नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ये बड़ा प्रश्न लगता है सोशल साइंसेज के रिसर्च के साथ कि आखिर क्यों कराया जाए, क्यों सरकार सोशल साइंस में रिसर्च के लिए इन्वेस्ट करे? क्या जितना सोशल साइंस में रिसर्च में इन्वेस्ट हो रहा है उसके vis-a-vis कोई आउटपुट मिल रहा है? मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे यदि एक स्कॉलर को सरकार इन्वेस्ट करती है 10,000 या 20,000 और 3 साल या 5 साल तक जो भी उस पर इन्वेस्टमेंट होता है 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है, तो वो उसको मॉनेटरी टर्म्स में देखने की कोशिश करते हैं। वो ये जानते हैं, कह रहे हैं पॉलिसी मेकर्स कि भाई हम साइंस में रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिल रहा है। सोशल साइंस में इन्वेस्ट करने से क्या आउटपुट मिल रहा है? लेकिन हमें यहां पर ये चीज जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है ये हमें बताना पड़ेगा। हम अपने रिसर्च के माध्यम, और ये तभी बता पाएंगे जब हम सही दिशा में और सही रिसर्च करेंगे। इसलिए सोशल साइंस में रिसर्च की आज जिस तरह से सोशल वैल्यू का डिग्रेडेशन हो गया है, जब हम वेलफेयरिज्म की जब बात करते हैं तो सोशल साइंस में वैल्यू सिस्टम की बात महत्वपूर्ण है। इसलिए सोशल साइंस के रिसर्च का रेलेवेंस आज के कंटेक्स्ट में और ज्यादा हो गया है कि हमें इसको, जो सोशल साइंस का वैल्यू सिस्टम है, इसको रिलेट करना पड़ेगा, इसको ले आना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि हम आज के राष्ट्रीय शिक्षा नीति कंटेक्स्ट में देखें तो हर जगह रिसर्च को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इसीलिए हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी में, तो होते हैं नहीं, कॉलेज में मेनली नहीं होते, वहां रिसर्च सेल को डेवलप करने की बात है, रिसर्च सेल ओपन करने की बात हो रही है। और उस रिसर्च सेल को ओपन करने का क्या मतलब है? क्योंकि वहां पर माइक्रो लेवल पे जो एकेडमिशियंस हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन समाज की छोटी छोटी चीजों पर भी रिसर्च करें, और जो वहां के स्कॉलर्स हैं वो भी उस, और यहां पर ये कहीं ना कहीं हमारे सोशल साइंस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक टूल हो सकता है, एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्रावधान किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि जो हम रिसर्च करते हैं, जो हमारा रिसर्च का आउटपुट होता है, वो हमारी एजुकेशन सिस्टम में रिफ्लेक्ट होता है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी तभी मजबूत होगा जब हमारा सोशल सिस्टम की जो सोशल साइंसेज हैं, जो मैंने पहले कहा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो सब समाज में होने वाली व्यवस्थाएं, जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, जो समाज में चीजें चल रही हैं, उनका सिद्धांतीकरण ही तो है। हमने उसका थ्योराइजेशन ही तो किया है। हमने का मतलब हमारे पहले के स्कॉलर्स ने, और जो चीजें परिवर्तित हो रही है उसका थ्योराइजेशन ही महत्वपूर्ण है, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। तो जब हम माइक्रो लेवल पे रिसर्च करें, जब हमारा रिसर्च माइक्रो लेवल पे होगा, तभी जाकर के हम उन समाज में छोटे छोटे स्तरों पे जो घटित होने वाली चीजें हैं उनको महसूस कर पाए, और जब महसूस करेंगे तभी उसकी एनालिसिस कर पाएंगे, तभी हम उसको देख भी पाएंगे, समझ पाएंगे, और उसके बाद ही उसके बारे में सही तथ्य निकल के आ सकते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो ये रिसर्च की बात की जा रही है, जो रिसर्च पे एम्फेसिस किया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है पूरी अकादमिक जो संरचना और अकादमिक व्यवस्था और विशेष तौर पे समाज विज्ञान के कंटेक्स्ट में एक बदलाव के लिए। और जब हर महाविद्यालय में, हर कॉलेज में, हर हायर एजुकेशन में सीरियस रिसर्च होगा, सही दिशा में शोध होगा, उसमें से जब स्कॉलर्स निकल के आएंगे, तो निश्चित तौर पे इस पूरी सामाजिक जो हमारा विज्ञान है, उसमें नए सोच के साथ, नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ, नए जो परिवर्तनकारी जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो परिवर्तन हो रहा है, कैसे समाज में जो चीजें हो रही हैं, उन चीजों को कैसे हम इनकलकेट करेंगे, कैसे उस वैल्यू सिस्टम को ले आएंगे, कि तभी हम ठीक आ रहे हैं, ये वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए हमें इस कंटेक्स्ट में सारी चीजों को देखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमें अपनी जो वैल्यू आउटपुट है समाज के vis-a-vis, जो हम इन्वेस्टमेंट हमारा जो हो रहा है, जिसको हम रिलेट कर रहे हैं, उसके vis-a-vis हमारा क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें हम क्या दे पा रहे हैं इन कंपेरिजन टू दोज व्हाट इज इन्वेस्टेड इन आवरसेल्व्स, तभी जाकर के हम उसकी रिलेवेंसी भी सार्थक कर सकते हैं, तभी हम उसके लिए रिलेवेंट भी हो सकते हैं। समाज को हम क्या दे पाएंगे वापस,
जब हम उसको कुछ आउटपुट दे पाए वापस, तभी उस समाज विज्ञान की शोध की भी महत्ता होगी। और इसलिए ये समाज विज्ञान की जो शोध की व्यवस्था है, जो समाज विज्ञान में शोध की जो जो परंपरा है, इसको ज्यादा एक गहराई से सोचने और समझने की आवश्यकता है। और इसको इस नजरिए से देखने और समझेंगे, तभी जाकर के समाज विज्ञान के शोध को हम एक सही दिशा दे पाएंगे। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कह दी, और मैं कितना आप लोगों तक पहुंच पाया, कितना आप लोगों तक उन चीजों को रिलेट कर पाया, मुझे इसका आइडिया नहीं है। हो सकता है आपसे जो विमर्श हो, आपसे जो बात हो, उससे चीजें और निकल के आए, और कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे को और एड ऑन कर सके चाहे समाज विज्ञान को। कि मैंने कहा कि इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप आज शोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप शोध आज कर रहे हैं और कल खत्म हो जाएगा। ये जब तक कि आपके अंदर का वो विद्यार्थी जीवित रहेगा, जब तक कि आपके अंदर की वो जिज्ञासा जीवित रहेगी, आपके अंदर के वो आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज जीवित रहेंगे, जब तक कि आपके अंदर के आइडियाज इमर्ज होकर बाहर आएंगे, तब तक आप रिसर्चर हैं। और रिसर्चर होने के लिए आपको वो सारी चीज, ऐसा नहीं है कि किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में होना आवश्यक है। वो आप समाज का रिसर्चर तो समाज में कहीं भी घूम रहा है, वो रिसर्चर है। जो आप चाहे वो कबीर को देख लें या रैदास को देख लें, ये सब लोग समाज के रिसर्चर थे, और वो सारी चीजें उन्होंने उस रूप में ही कही। चाहे तुलसीदास, तो ये सारा सब कुछ हमें इस समाज का, हमारे पास एक फायदा क्या है कि हम फिजिकल साइंसेस की तरह में लैब की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा सोसाइटी एट लार्ज हमारे लिए लैब है। ये पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है वो हमारे लिए लैब है, प्रयोगशाला है। और निरंतर, और आपके लिए तो रोज कुछ ना कुछ रोज नई चीजें घटित हो रही हैं, नई व्यवस्थाएं बन रही हैं, नई चीजें, चाहे वो वैश्विक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, राज्य के स्तर पे हो, पॉलिटिकल सिस्टम के स्तर पे हो, इकोनॉमिक स्तर पे हो, हर जगह चीजें कहीं ना कहीं एक बदलाव। और इवन जब मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं, तो जो साइकोलॉजिकल आप चेंजेस देख रहे हैं, जो बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हम आज देखिए, आप कई बार महसूस करते होंगे कि समाज में एग्रेशन भी बढ़ रहा है। समाज में एक दूसरे का जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की जो थ्योरी आपने कभी पढ़ी होगी, तो क्यों इस तरह के रिस्पॉन्सेज बढ़ रहे हैं? हम स्टिमुलेशन भी किस प्रकार का दे रहे हैं, जिस प्रकार की स्टिमुलेशन दे रहे हैं उसी प्रकार के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो ये तो हम तो एक ऐसे लैब में रह रहे हैं जिसके लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इट्स अ वेरी कंटिन्यूइंग प्रोसेस, और हम इसमें हैं, और इसके साथ ही हमें जीना है, इसी के साथ हम रह रहे हैं, इसके साथ रहते हुए हम रिसर्च कर रहे हैं। तो समाज विज्ञानी या जो समाज विज्ञान का जो रिसर्चर है, उसके लिए कभी विषय की कमी नहीं है, वो हमेशा विषय उसके सामने खुला पड़ा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने रिसर्च की दिशा में बहुत आगे बढ़े, और जो अकादमिक जगत में आप अपनी भूमिका निभा पाए, एक स्कॉलरली जो आप अपना एक रोल प्ले कर पाए, और सोशल साइंस के कंटेक्स्ट में कैसे चीजों को सोचना है, कैसे एक नए विषय के जो आयाम है उनको देखना, और उसके जो थ्योराइजेशन कैसे करना है, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसमें सोर्सेस क्या है, उसकी फैक्ट वैल्यू डायकोटोमी क्या है, इन सारी चीजों में आप टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन उस साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि आप वैल्यू पक्ष से एकदम हट जाएंगे, क्योंकि समाज विज्ञान में यदि हम वैल्यू सिस्टम को हटा देंगे तो उसकी आत्मा समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए आपको वैल्यू सिस्टम के साथ कैसे फैक्ट बेस्ड रिसर्च करें, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और एक चुनौती भी यही है कि जो निरंतर एक प्रश्न हो रहा है कि समाज विज्ञान अपना रेलिवेंस खो रहा है, या समाज विज्ञान के जो विषय हैं, या पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च करके क्या करेंगे, समाज शास्त्र में रिसर्च करके क्या करेंगे, या इतिहास में रिसर्च करके क्या करेंगे। तो ये एक प्रत्युत्तर आप अपने शोध के माध्यम से, अपने अकादमिक आउटपुट के माध्यम से, आप फर्दर टीचिंग में आएंगे, आप अपने प्रोफेशन में जब आएंगे, तो आप अपने उन स्टूडेंट्स के माध्यम से जो आप देंगे उनको, वही वापस समाज में आएगा। आप पीढ़ियों का निर्माण करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ होल जेनरेशन। तो कैसे आप उसमें समाज में वापस उन चीजों को दे रहे हैं, ये सब इस प्रोसेस का हिस्सा है। और निश्चित तौर पे इसमें आपकी भूमिका, आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और इस कारण से आपको
इस समाज विज्ञान की जो शोध की जो एक व्यवस्था है, एक श्रृंखला है, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभानी है। और बात कहते कहते फिर जुड़ जाती है। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपसे ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने शोध की दिशा में आगे बढ़ें और जो भी आप शोध करें वो समाज के लिए उपयोगी हो, इस व्यवस्था के लिए उपयोगी हो, और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पर हम एक अपनी सार्थकता, अपना जो वैल्यू, अपना जो रोल है उसको डिफाइन कर सकें, उसको समझ सकें और उसमें अपनी भूमिका निभा सकें। तो मैं इस अवसर को देने के लिए शैलेंद्र और उन समस्त जो रिसर्च की उस टीम के सदस्य लोग हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने मुझे सुना। मैंने पहले ही इस बात को कह दिया था कि मैं बहुत बड़ा ऐसा स्कॉलर नहीं हूं जो मैं सिर्फ आपसे बात करने, संवाद करने आया हूं, और शैलेंद्र ने और इस के माध्यम से आपसे बात करने का मौका मिला, इसके लिए मैं थैंकफुल हूं कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया। थैंक यू सो मच। आप यदि कुछ आपको कहना हो तो आप अपनी बात कह सकते हैं। क्योंकि बात ही करना इंटरेक्शन ही है, क्योंकि ऑलवेज इट शुड बी टू वे प्रोसेस। थैंक यू सो मच। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ मैं मनीष जोशी हूँ सर, हिंदी साहित्य मेरा विषय है। जी जी। हाँ बहुत सुंदर व्याख्यान सर, और शोध क्षेत्र में नई दृष्टि प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी। हाँ सर, एक छोटी सी जिज्ञासा है। जैसे हम आज सोसाइटी को देखते हैं, समाज को देखते हैं कि जी इसमें जो अतिवादिता है उसके कारण समस्याएं बहुत अधिक हो गई हैं जी। और उनके समाधानों की ओर कोई देखना नहीं चाहता, और समाधान भी बेहद कम है जी। इस संदर्भ में सर शोध की समस्या का चयन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए सर। बिल्कुल सही बात आपने कही, और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, आप कह रहे हैं कि अतिवादी व्यवस्था की तरफ हम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, ऐसे क्या कारण थे? और ऐसा नहीं कि समाधान की कमी है, यही तो सोशल रिसर्चर का काम है कि जो समाज की व्यवस्था में जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो साहित्य का विद्यार्थी